2012 बैच का आईपीएस अधिकारी उत्तर प्रदेश काडर है मेरा। जो अंग्रेजी भाषा है, खास करके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की बात आती है, उसकी यूपीएससी की तैयारी में क्या भूमिका है, क्या रोल है, किस तरह से यूपीएससी में रिटन इंग्लिश प्लस स्पोकन इंग्लिश दोनों एक फोबिया के तौर पे खास करके हिंदी बेल्ट में देखी जा सकती है। तो लेकिन एक छोटी सी चीज़, बहुत छोटी सी चीज़, मैंने जैसा बताया कि हाई स्कूल से ऊपर का ग्रामर नहीं होता है, तो ग्रामर तो लड़के कर लेते हैं, लेकिन जो फ्लुएंसी होनी चाहिए एक स्पोकन में या रिटन में, उसको लेकर के कई बार चीजें अटकती हैं और परेशानियां आती हैं। अंग्रेजी में बात करो बिना डरे बिना शर्माए। डाउनलोड जोश टॉक्स इंग्लिश स्पीकिंग ऐप। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रताप गोपेंद्र। 2012 बैच का आईपीएस अधिकारी उत्तर प्रदेश काडर है मेरा। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं, डिस्कस करने के लिए एकत्र हुए हैं कि जो अंग्रेजी भाषा है, खास करके इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की बात आती है, उसकी यूपीएससी की तैयारी में क्या भूमिका है, क्या रोल है। तो शुरुआत मैं अपने अनुभव से ही करना चाहूँगा। 2007 के आसपास की बात है। इलाहाबाद में ही मैं रहता था, तैयारी करता था, और मेरे एक सीनियर थे जिनके साथ मैं रहना शुरू किया था नया-नया। तो मेरे पास इंग्लिश का एक गैजेट था, किसी जिले का, और उसको मैं लेट के पढ़ रहा था। तो भाई साहब, मैं उनको भैया कहता था, जो मेरे जिनके साथ मैं रह रहा था। तो उन्होंने जब देखा उस गैजेट को, तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप जो पढ़ रहे हो ये अंग्रेजी में, ये आपकी समझ में आ रहा है? मैंने कहा बिल्कुल आ रहा है। तो उन्होंने उसके बाद भी उनको भरोसा नहीं हुआ। आप सोचिए कि जो कॉम्प्लेक्स है या इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स है, कितनी गहरी है, उनको बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा आप मुझे पढ़ के सुनाओ एक पैरा, और इसका अर्थ मुझे बताओ। तो जब मैंने उनको पढ़ के सुनाया, उसका अर्थ बताया, तो उन्होंने जो कमेंट किया, वो कमेंट मुझे अभी तक याद है। उन्होंने कहा कि आपने यूपीएससी की आधी तैयारी पूरी कर ली है। ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक था कि जिस तैयारी को मैं गौरी शंकर की चोटी समझता था, और मुझे लगता था कि मतलब पता नहीं मैं चढ़ पाऊँगा कि नहीं उस पे, या यूँ कह लीजिए कि 2007 में मैंने सोचना भी शुरू किया था यूपीएससी के लिए। उस समय वो कह रहे हैं कि आपने आधी तैयारी पूरी कर ली है। तो मैंने उनसे पूछा कि मतलब इसका मतलब क्या है? उन्होंने तो खैर नहीं बताया, फिर कई लोगों से मेरी बात हुई। तो मुझे ये पता चला कि जो लड़के यहाँ पर मेंस लिखते हैं, प्री क्वालीफाई कर जाते हैं, मेंस लिखते हैं, उसमें उनकी कॉपी नहीं जचती है। और क्यों नहीं जचती है? या उनके नंबर डिस्प्ले नहीं किए जाते, क्यों? क्योंकि जो क्वालीफाइंग पेपर्स होते हैं हिंदी के और इंग्लिश के, उनमें से किसी एक में वो फेल हो जाते हैं। सन 2000 के पहले का जो यहाँ का तरीका था, उसमें एक कार्ड भेजा जाता था उनको। कार्ड का कलर आप देखे होंगे, पोस्ट कार्ड का कलर जनरली पीला या पिंक होता है, तो उसको येलो कार्ड ही कहते थे। तो प्रचलन में यही था कि भाई साहब को येलो कार्ड मिल गया। अगर किसी की कॉपी नहीं जचती थी, तो लोग ये कहते थे भाई साहब को येलो कार्ड मिल गया। हालाँकि हम लोगों के समय जब हम लोग तैयारी करते थे, तो उस समय येलो कार्ड की प्रथा नहीं थी। लेकिन अगर आप नेट पे देखते थे, तो नंबर डिस्प्ले नहीं होता था। आपके मेंस के नंबर डिस्प्ले नहीं करते थे, उस पे लिख के आता था सॉरी। और सॉरी देखते ही लड़के समझ जाते थे कि हम अंग्रेजी में फेल हो गए। हालाँकि कोई रिजल्ट नहीं मिलता था उनको, ना तो ये बताया जाता था कि आपको कितना नंबर मिला इंग्लिश में, आप फेल हुए तो कितने मार्क्स से फेल हुए। लेकिन वो एक फ़ोबिया सा था, जो मैंने देखा खास करके हिंदी बेल्ट में, या जो जैसे इलाहाबाद है, हिंदी मीडियम के छात्रों का भी सेंटर था, हालाँकि कुछ इंग्लिश मीडियम के भी छात्र यहाँ पे तैयारी करते थे। लेकिन हिंदी भाषी क्षेत्र में होने की वजह से, हिंदी बेल्ट में होने की वजह से, ज़्यादातर लड़के यहाँ पे हिंदी भाषी थे। उनके मन का जो फ़ोबिया है, वो हम लोगों ने देखा है। और वो फ़ोबिया क्या था? उनके मन में हमेशा एक डर रहता था कि अगर हम बोलें, कुछ गलत बोल जाएँ, कोई सेंटेंस हमारे मुँह से गलत निकल जाए, या हमारी एक्सेंट ठीक ना हो, या फिर हम कोई शब्द भूल जाएँ, कोई सेंटेंस भूल जाएँ। वो इस तरह की बातें दिमाग में रहती हैं, जिसकी वजह से वो बोलने से भी कतराते हैं। और लिखने-पढ़ने में तो अगर आप देखेंगे, तो इस बेल्ट के लड़कों की जो ग्रामेटिकल पावर होती है, जो व्याकरण की शक्ति होती है, वो तो अच्छी थी। और अंग्रेजी कैसे क्वालीफ़ाई करें? हम लोगों के मन में जिज्ञासा थी कि अगर हमको कभी मेंस देने का मौका मिला यूपीएससी का, तो हम लोग इंग्लिश कैसे क्वालीफाई करेंगे। लेकिन मैं वो बताना चाह रहा हूँ, वो समझाना चाह रहा हूँ कि किस तरह से यूपीएससी में रिटन इंग्लिश प्लस स्पोकन इंग्लिश दोनों एक फोबिया के तौर पे खास करके हिंदी बेल्ट में देखी जा सकती है, महसूस की जा सकती है। तो उस दौरान जब मैंने समझने की कोशिश की और देखा, तो रहता कुछ नहीं है। अगर आप पेपर देखेंगे, तो जो ग्रामर वाला पोर्शन है इंग्लिश का, यूपीएससी का, वो हाई स्कूल से ज़्यादा का उसका स्टैंडर्ड नहीं होता, मतलब हाई स्कूल का स्टैंडर्ड होता है। और स्पोकन इंग्लिश की जहाँ तक बात है, स्पोकन इंग्लिश का जो सीखने का तरीका है यहाँ के बच्चों का, वो तरीका ही मुझे लगता है कि बहुत सही नहीं आप कह सकते हैं। हम लोग सीखते हैं वर्ड और ग्रामर को अलग-अलग सीख करके सेंटेंस बनाने से। हम ग्रामर अलग सीखते हैं, वर्ड अलग सीखते हैं डिक्शनरी से,
और फिर हम सिचुएशन के हिसाब से नए सेंटेंस बनाने का प्रयास करते हैं। जबकि स्पोकन इंग्लिश का अगर आप तरीका कभी देखेंगे, इसके ऊपर बहुत सारे चैनल आपको मिल जाएँगे, यूट्यूब पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी, ऑनलाइन क्लासेस मिल जाएँगे, रैपिडेक्स क्लासेस मिल जाएँगे। लेकिन जो चीज़ फ़ील करने की या जो चीज़ समझने की है, जो बेसिक चीज़ है, वो सिर्फ़ इतनी सी है कि जो स्पोकन इंग्लिश होती है, उसमें जो प्रोवर्ब जिसको कर लीजिए कह लीजिए या फिर जो सेंटेंस होते हैं, वो सीखा जाता है। मतलब कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से और सेंटिमेंट के हिसाब से। किस परिस्थिति में, किस सिचुएशन में कौन-सा सेंटेंस बोलना है। कोई भी लैंग्वेज अगर आप देखेंगे तो उसका 3 वर्ष का जो बच्चा होता है, वो लैंग्वेज बोल लेता है। चाहे वो हिंदी का हो, इंग्लिश का हो, बंगाली का हो, उसका हो भोजपुरी का हो, फ्रेंच का हो या किसी भी भाषा का। 3 साल का बच्चा ठीक-ठीक सा बोलने लगता है और अपनी लैंग्वेज समझने लगता है। अगर आप उसकी वोकैब्युलरी देखोगे, तो कुल मिलाकर के 300 वर्ड की होगी, 400 वर्ड की होगी या बहुत होगी 500 वर्ड की होगी। और मैं आपको बता रहा हूँ, पूरे पूरे अध्ययन के बाद मैं बता रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास 1000 सेंटेंस हो, 1000 सेंटेंस सिचुएशन के हिसाब से हो और 3000 वर्ड हो, तो वो फ्लुएंटली किसी भी लैंग्वेज में बोल सकता है। दोस्तों, आपको बताऊँ मैं कि अगर 1000 की वैकेंसी यूपीएससी में आती है, तो उसमें कम से कम 4 लाख फॉर्म पड़ते हैं। कितनी बड़ी संख्या है और उस 4 लाख में करीब आधे ड्रॉप करते हैं। 50% भी अगर ड्रॉप करेंगे तो 2 लाख लड़के हैं जो अपीयर होते हैं और जो क्वालीफाई करवाया जाता है वो लगभग 10% क्वालीफाई अगर करवाएँगे तो 10,000 लड़कों को क्वालीफाई करवाएँगे। मतलब आप समझ लो 1,90,000 लोग प्री में बाहर कर दिए जाते हैं, मेंस के पहले। और आपने मेंस में पूरी तैयारी की, 9 विषयों की तैयारी की, अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं जिसके लिए आपने कोचिंग भी की और रात-दिन मेहनत की और सारी चीज़ें करने के बाद अगर आप क्वालीफाई नहीं कर पाते हैं इंग्लिश या फिर इवन हिंदी भी, तो आपके नंबर्स नहीं जोड़े जाते, आपके नंबर दिखाए नहीं जाते, डिस्प्ले नहीं किए जाते। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा ड्रॉबैक है, कितनी छोटी-सी चीज़ लगती है लेकिन कितना बड़ा ड्रॉबैक है, उसके मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। आप इसके लिए बिल्कुल क्लियर रहिए कि उसके आपके यूपीएससी में मार्क्स नहीं जोड़े जाते हैं। आपके जो नंबर होते हैं या आपकी जो मेरिट बनती है, उस मेरिट में कहीं उसका मार्क्स जोड़ा नहीं जाता है। लेकिन क्वालीफाई ना करने पर ये होता है कि आपको बुलाया ही नहीं जाता है। आगे इंटरव्यू के लिए बुलाया नहीं जाता है। उस 10,000 में से भी 2,500 लोग होते हैं जिनको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, मतलब ढाई गुना या 3 गुना के आस-पास लोगों को बुलाया जाता है। और फिर आप क्वालीफाई करते हो तो इसके हिसाब से आप आगे बढ़ते हो, इंटरव्यू देते हो, फिर आपके जो मार्क्स होते हो, सारे मार्क्स जोड़ने के बाद एग्रीगेट मार्क्स, उसके आधार पर आपकी रैंकिंग तय होती है। उसके आधार पे आपकी रैंकिंग तय होती है, उसके आधार पे आपकी सर्विस तय होती है, उसके आधार पर आपका जो काडर होता है वो तय होता है। तो लेकिन एक छोटी-सी चीज़, बहुत छोटी-सी चीज़, मैंने जैसा बताया कि हाई स्कूल से ऊपर का ग्रामर नहीं होता है, तो ग्रामर तो लड़के कर लेते हैं, लेकिन जो फ्लुएंसी होनी चाहिए एक स्पोकन में या रिटन में, उसको लेकर के कई बार चीज़ें अटकती हैं और परेशानियाँ आती हैं। लेकिन मैं बहुत हल्का-सा, छोटा-सा सॉल्यूशन उसको बताऊँगा, हम लोग भी करते थे। शुरू में यही बताया जाता था कि भई शीशे के सामने खड़े होकर के आप बोलिए। तो गाँव में हम लोग रहते थे जब शुरुआती दौर में, तभी से हमने ट्राई शुरू कर दिया था। हालाँकि उस समय ये नहीं पता था कि यूपीएससी की तैयारी करेंगे। लेकिन ये ज़रूर लगता था कि अंग्रेज़ी आनी चाहिए। अब कोई बताने वाला नहीं था। तो वहाँ एक गंदा-सा शीशा हमने दीवार पे चिपका रखा था जिसमें देखने पे हम खूबसूरत लगते थे। आप आपने भी महसूस किया होगा कभी कि शीशा अगर गंदा होता है, अगर मिरर गंदा होता है, तो आदमी खूबसूरत लगने लगता है खुद को। तो उसमें देख कर के हम प्रैक्टिस करते थे। वो सबसे इफ़ेक्टिव तरीका है। तरीके तो वैसे 2 हैं। एक तो आप मिरर के सामने खड़े होकर के स्वयं बोलिए और दूसरा ये कि अगर आपके पास रिकॉर्डिंग की सुविधा है, जो कि आजकल है। आज के डेट में तो बहुत ही आसान है जो ख़ास करके कैमरा आ जाने की वजह से और नेट आ जाने की वजह से। तो आप अपने किसी दोस्त से कह करके या अपने से ही बाथरूम में ही जाकर के आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और फिर चेक कर सकते हैं कि दिक्कत कहाँ आ रही है। अगर आप कोई सेंटेंस बोल रहे हैं तो क्या चीज़ भूल रहे हैं या उसमें कौन-सी चीज़ है जिस पे प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सब चीज़ों को देखते हुए आप धीरे-धीरे उसमें सुधार कर सकते हैं। ये सभी के लिए है, इंग्लिश मीडियम के छात्रों के लिए भी है, हिंदी मीडियम के छात्रों के लिए भी है। ख़ास करके हिंदी मीडियम के लिए तो ये बहुत बड़ा फ़ोबिया है। लेकिन इस फ़ोबिया से बिल्कुल ओवरकम कर सकते हैं और आसान है। जब हम लोग इवन सिलेक्शन के बाद ट्रेनिंग के लिए गए तो हमारी सबसे पहले ट्रेनिंग शुरू होती है मसूरी में। मसूरी में हम लोगों का जो लबासना जिसको हम लोग कहते हैं वहाँ 3.5 महीने के हम लोगों का फाउंडेशन कोर्स होता है और फिर करीब 1 साल का कोर्स हमारा होता है एनपीए में बेसिक ट्रेनिंग जो होती है, जो नेशनल पुलिस अकेडमी हैदराबाद में है, वहाँ मीडियम इंग्लिश ही रखा गया है। हालाँकि आप पेपर तो हिंदी में दे सकते हैं, वहाँ पे जो बाद में पेपर होता है उस पेपर को आप हिंदी में दे सकते हैं क्योंकि वो भी हमारी राष्ट्रभाषा है। लेकिन वो जो कम्युनिकेशन मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो इंग्लिश होता है क्योंकि पूरे भारतवर्ष के लोग वहाँ पे होते हैं। तो मैं आपको बताऊँ कि सारी तैयारी के बावजूद मैं पूरे इन 1 साल से ऊपर के पीरियड में कभी मैंने ना तो कोई प्रश्न पूछा,
ना तो मैंने कभी कोई जवाब दिया, क्योंकि वो फ़ोबिया उस समय तक भी मेरे अंदर था। हालाँकि अब मुझे नहीं लगता है कि वो फ़ोबिया मेरे अंदर बचा हुआ है। बातचीत करने में बहुत कम्फ़र्टेबली हम लोग बातचीत कर लेते हैं। लेकिन वहाँ तक मन में एक संशय, एक इनसिक्योरिटी, एक भय ये बैठा रहता है, और किस चीज़ का भय रहता है कि हम रिडिकुलस ना हो जाएँ। मतलब हमारे ऊपर लोग हँसे ना, हास्यास्पद ना हो जाएँ कि हमने कोई बात ऐसी बोल दिया और लोग मज़ा लेने लगे। ये बहुत छोटी-सी हिच है। लेकिन वो हिच दूर कैसे होगी? जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस ही है, जब आप अपने हिच की जगह पे जाओगे जहां आपको लगता है कि मतलब ये हमारा मजा ले सकते हैं, आप उनके सामने बोलो। अगर आपने उन एक बार, 2 बार आपका मजाक उड़ाया भी, तो धीरे-धीरे आप यूज्ड टू हो जाओगे, कंफर्टेबल हो जाओगे। एक प्रश्न जो अक्सर पूछा जाता है, खास करके तैयारी करने वाले जो लड़के होते हैं, लड़कियां होती हैं, वो अक्सर ये प्रश्न जब कभी मिलते हैं तो वो पूछते हैं कि साहब, जो हम इंटरव्यू देंगे तो कैसे देंगे वहाँ पर। मतलब वो तैयारी में प्री पे नहीं पूछते हैं, मेंस पे नहीं पूछते, वो सीधे इंटरव्यू पे आते हैं। तो जो एक फ़ियर मैंने बताया ना, कि स्टेज फ़ियर हो या फिर किसी के सामने अपने आप को प्रेज़ेंट करने का डर हो, वो मन में रहता है, तो पहला प्रश्न वहीं से शुरू करते हैं कि साहब, वो अगर इंटरव्यू हम फेस करने जाएँगे तो कैसे बोलेंगे वहाँ पे? तो मैं थोड़ा-सा वहाँ की सिचुएशन बताना चाहता हूँ, क्योंकि कई बार मौका मिला, सौभाग्य कहिए मेरा, कि मुझे इंटरव्यू देने का मौका मिला। तो वहाँ की सिचुएशन ऐसी होती है कि वहाँ अध्यक्ष महोदय होते हैं, उनके साथ 4-5 मेंबर और होते हैं, जनरली 4 तो होते ही हैं, और एक उसमें ट्रांसलेटर होते हैं। उनको इंटरप्रेटर कहते हैं वैसे तो। उनका मेन काम यही होता है कि अगर आप कंफर्टेबल ना हों, तो वो आप जो बोलेंगे हिंदी में, उसको वो ट्रांसलेट करके उस लैंग्वेज में बताएँगे, या अगर आप अपनी मातृभाषा में बोलना चाहते हैं, उसके लिए अगर आपने पहले से इंटीमेट किया है, तो उसकी भी व्यवस्था की जाती है। लेकिन कुल मिलाकर के उस व्यवस्था को बहुत अच्छा इसलिए लोग नहीं मानते हैं कि कम्युनिकेशन में गैप आता है। आपने जो बात कही है और जो बात उन्होंने कम्युनिकेट किया है, तो हो सकता है कि उसमें वो भाव ना आ पाए, वो गहराई ना आ पाए, वो डेप्थ ना आ पाए, तो उसको लेकर के उसको बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो जनरली ये रहता है कि अगर आप खुद से बोल सकें, और बहुत छोटी-सी चीज़ है। मैं बता रहा हूँ, जो तैयारी करने वाले लड़के हैं, वो अपने दिमाग से इस बात को बिल्कुल निकाल दें कि वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। जैसे डेल कार्नेगी। डेल कार्नेगी की जो सबसे अच्छी कृति मानी जाती है, जो सबसे अच्छी रचना मानी जाती है, वो लोक व्यवहार की कला है। बहुत छोटी-सी पुस्तक है और बहुत ही रिसर्च्ड बुक है, बहुत मेहनत करके उसको लिखा गया, बहुत पहले की किताब है। उसमें वो यही कहता है कि हर व्यक्ति वक्ता है। जो उसका चैप्टर आता है कि एक अच्छा वक्ता कैसे बन सकते हैं, तो वो कहता है कि हर व्यक्ति वक्ता है, बशर्ते उसके पास कहने के लिए कुछ हो। अगर उसके पास कहने के लिए कोई बात होगी, अगर उसका कोई ग्रीवांस होगा, आप देखेंगे कि अगर किसी व्यक्ति की कोई ग्रीवांस हो, तो वो आदमी आप माइक पे खड़ा करा दो, स्टेज पे खड़ा करा दो, वो बोल ही लेगा। अगर आदमी के पास कहने के लिए कोई बात है, तो वो आप उससे मतलब नहीं है कि फोरम क्या है, प्लेटफ़ॉर्म क्या है, स्टेज क्या है, वो अपनी बात कहेगा। वो अपनी बात हर हालत में कहेगा। लेकिन अगर उस आदमी के पास बात कहने के लिए नहीं है, तो उसके लिए थोड़ी मुश्किल है, और या उसको ये लग रहा है, वो कॉन्शस हो गया है कि मेरा इंटरव्यू है, या वो कॉन्शस हो गया है कि मैं स्टेज पे खड़ा हूँ, 100 लोग मुझे देख रहे हैं। तो जो स्टेज पे खड़े होकर के बोलने के बारे में भी लोग मोटिवेट करते हैं स्पीकर, वो यही कहते हैं कि आप ये गेस करो कि जो सामने बैठे वो आदमी नहीं, वो मूर्तियाँ हैं। वो आपके सामने गमले रखे हुए हैं। आप ऐसा फ़ील करके बोलो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, और जब आप एक बार शुरू होगे, तो आप बोलते चले जाओगे। तो ये जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, या अभी जिस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि किस तरीके से इस फ़ियर से हम लोग बाहर आएँ, या ये फ़ियर हमें कहाँ तक नुकसान पहुँचा सकता है, तो वो यही एक तरीका है कि एक तो जो ऐसे वाला पार्ट है, ग्रामर वाला तो सबको पता होता है, सभी लोग पढ़े भी होते हैं। ऐसे वाले पार्ट पे आप डेली एक ऐसे लिखें। लिखें, अपने किसी सीनियर से चेक करवाएँ, उसको कोशिश करिए कि उसमें सुधार हो। और स्पोकन का जो है, स्पोकन का तो एक ही तरीका है कि आप उस बोलिए, जितना अधिक बोल सकते हैं। मिक्सअप जो एक हिंदी होती है, उसमें अंग्रेजी मिला करके हिंग्लिश बनाई जाती है, और हिंग्लिश आज की डेट में काफ़ी कंफर्टेबली बोली जा रही है। अब जैसे आप अगर फ्रेंच चले जाएँगे, सूरीनाम चले जाएँगे, तो वहाँ भोजपुरी बोलते-बोलते इंग्लिश बोलने लगेंगे, फ्रेंच बोलने लगेंगे, और फिर दोनों को मिला करके वो हिंग्लिश और फ्रेंच और भोजपुरी का मिक्सअप बोलते हैं। तो वो बच्चों से सीखिए। जो कहा जाता है कि अगर आपको स्पोकन लैंग्वेज सीखनी है, तो बच्चों से सीखिए, कि बच्चे किस तरह से शब्दों को पकड़ते हैं, बच्चे किस तरह से सेंटेंस को यूज करते हैं, और उस कंटेक्स्ट में जो संदर्भ है, उस संदर्भ को समझने की कोशिश करिए। जो जो फीलिंग्स है, उस फीलिंग्स को महसूस करने की कोशिश करिए, तो अपने आप वो सेंटेंसेस आपके दिमाग में इस तरह से बैठ जाएंगे कि जैसे ही आवश्यकता पड़ेगी, जैसे ही वो कंटेक्स्ट आएगा आपके सामने, जैसे ही वो माहौल आपके सामने आएगा, सेंटेंस अपने आप निकलने शुरू हो जाएंगे। तो यही एक तरीका है। और बाकी हमेशा कहा जाता है कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला ना हार, गिरकर ऐ मुसाफिर, मुश्किलें इंसान को चलना सिखाती हैं।
तो जो मुश्किलें हैं, ठोकरें हैं, उसी से आदमी मोटिवेशन भी लेता है। उन्हीं परेशानियों को ओवरकम करके, उन्हीं ऑब्स्टेकल को ओवरकम करके ही आदमी आगे बढ़ता है। ये कॉम्पिटिशन है, प्रतिस्पर्धा की दुनिया है और आप यकीन मानिए कि यहाँ हर आदमी आपसे आगे निकलने के लिए दौड़ रहा है। हर आदमी आपको पीछे छोड़ने के लिए दौड़ रहा है। तो आप अपनी पूरी एनर्जी से दौड़िए, अपनी पूरी क्षमता से दौड़िए और जब आप दिल से, पूरी शिद्दत से चाहते हैं, तो पूरी कायनात आपका सहयोग करने लगती है, पूरी कायनात आपके पीछे खड़ी हो जाती है। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप इस टॉक के एंड तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपको जोश टॉक्स का एक दूसरा रूप भी दिखाना चाहता हूं, जिससे मैं काफ़ी देर से जुड़ा हुआ हूं और मुझे बहुत बहुत ज़्यादा पसंद है कि वो क्या कर रहे हैं। जोश टॉक्स ने एक नया ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है जोश स्किल्स। अब वो नया नहीं रहा, काफ़ी टाइम से है, लाखों लोग उसको अब यूज़ करते हैं। और जोश स्किल्स पे आप अपनी ज़िंदगी के लिए कोर्सेज ढूंढ सकते हैं। वो कोर्स नहीं जो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज पढ़ाएंगे, वो कोर्सेज जो आपकी जिंदगी में आपको कैसे जीना चाहिए वो सिखाएंगे। मैंने खुद जो स्किल्स पे बहुत सारे कोर्सेज बनाए हैं, पब्लिक स्पीकिंग पे, इमोशनल क्राइसिस कैसे हैंडल किया जाए, अपनी पर्सनालिटी कैसे डेवलप की जाए। हर एक कोर्स में डेली क्विजेज हैं, एक्सरसाइजेज हैं, एक बहुत ही खूबसूरत कम्युनिटी है जो आपको सपोर्ट करेगी, आपको इनकरेज करेगी। आज ही डाउनलोड करें जोश स्किल्स का ऐप और उनके कोर्सेज एक्सप्लोर करके अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं।